नमस्कार साथियों, मैं सुनील पाल आपका स्वागत करता हूं सुनील पाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, मैं कुछ मैथ के इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छे माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन लेके आया हूं, तो बिना देर किए हुए इन प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला सवाल है आपका, एक आदमी मैसूर से बंगलौर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से जाता है तथा वापस मैसूर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? प्यारे साथियों, इस प्रकार के सवाल प्रायः हर परीक्षा में आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है पर आता बहुत है ये। तो देख लेते हैं कैसा लगता है ये। हम क्या देखेंगे, इसमें दो चालें दे रखी हैं। एक बार आदमी मैसूर से बंगलौर गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर क्या होता है, उधर बंगलौर से वापस मैसूर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से आता है। तो पूरी यात्रा की एवरेज चाल निकालनी है हमको। तो इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है। फार्मूला होता है दो गुणे पहली चाल। पहली चाल साथियों क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 गुणे पहली चाल इंटू दूसरी चाल जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बट्टे में दोनों चालों का योगफल, यानी पहली चाल है 60 और पहली चाल है 40 और दूसरी चाल है 60। इनका योग कर लेंगे हम। 40 और 60 कितना हो गया, 100। इस प्रकार हम इसको हल कर लेते हैं। 1 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, तो ऊपर जो बचा है उसकी हम गुणा कर लेते हैं। 2 चौके 8 6 48। इस प्रकार आपका यही जवाब हो जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथ में आपका सवाल इस प्रकार लगता है। एक बार फिर देख लेते हैं हम इसको। क्या करते हैं, 2 गुणे पहली चाल जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर गुणे में दूसरी चाल जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, अपान में दोनों चालों को हम जोड़ देते हैं। तो आपका सवाल लग जाता है। देखते हैं अगला सवाल। साथियों, आपका दूसरा सवाल इस प्रकार है, घनमूल के अंदर 4 सही 12/125 किसके बराबर है? तो देखते हैं। आपका सवाल लिखा है, ये घन लगा है, इसके अंदर है 4 सही 12/125। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, 125 घन के अंदर, इसके अंदर 125 का हम 4 से गुणा करेंगे। 125 यानी अगर हम 100 होता है यहाँ पे 100 चक्कू 400, और ये 25 चक्कू 100 यानी 125 चक्कू 500 होता है, और इसमें 12 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ऊपर, 512/125। यानी हमने क्या किया, यहाँ पे 125 का 4 से गुणा किया है और फिर उसमें 12 जोड़ दिया है, तो इतना हो गया है। तो हमें क्या करना है, घनमूल के अंदर ऋण, ये घन है, घनमूल के अंदर से बाहर निकालना है हमको। तो ये 512 जो है इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणे 8 गुणे 8, और ये 125 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 3 बार हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार हम इसको लिख सकते हैं। घनमूल का मतलब होता है, घन के अंदर जब 3 संख्याएं होंगी तो बाहर निकलेंगी 1 रह जाएगी। तो ये 8 और बट्टे ये 5, तो यही आपका जवाब हो गया, 8/5। क्या किया है साथियों, इसमें घनमूल के अंदर 4 सही 12/125 लिखा था, हमने क्या किया, 125 का 4 से गुणा किया, 12 जोड़ दिया, घनमूल के अंदर 512/125 और फिर
केवल जब घन से बाहर निकालेंगे 512 का घनमूल होता है 8, 125 का घनमूल होता है 5। तो इस प्रकार आपका जवाब हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आपका तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 तथा B अनुपात C बराबर 8:9 है तो A अनुपात B अनुपात C है। आपका दिया है A अनुपात B दिया है 3:4 और आपका B अनुपात C दिया है 8:9। इस प्रकार के सवालों में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने A, यहाँ लिख दिया B, यहाँ लिख दिया C। तो साथियों हम देखते हैं A और B का अनुपात दिया है 3:4। A के नीचे लिख लेंगे हम 3, B के नीचे लिख देंगे 4। फिर क्या दिया है, B और C का अनुपात दिया 8:9। तो B के नीचे हम लिख देंगे यहाँ पर 8 और C के नीचे लिख देंगे 9। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, तिरछी गुणा करेंगे। 3 का 8 से गुणा करेंगे, 8 का 4 से गुणा करेंगे, 4 का 9 से गुणा करेंगे। 8 तिहाई 24 अनुपात 8 चक्कू 32 और इधर 9 का 4 से गुणा 9 चक्कू 36। अब हम इसको काट लेंगे, 4 से काटते हैं, 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36। और कुछ 6 8 और 9 में कुछ कटेगा नहीं, कटेगा। तो यही आपका अनुपात हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 6:8:9। 6:8:9 ये आपका जवाब हो गया। करना क्या है, एक बार फिर यहाँ पे देख लेते हैं। क्या हमने किया था, एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ 1 के नीचे 3 लिखा था और B का अनुपात था 4 और फिर इधर B और C का अनुपात था 8 और 9। तो हमने क्या किया था, इससे 8 की 3 से गुणा, फिर 8 की 4 से गुणा, 4 की 9 से गुणा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार आपका सवाल लग जाता है। साथियों चौथा सवाल आपका इस प्रकार है, यदि 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ होगा। इन्होंने क्या कहा है, चार वस्तुएं का विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस। जो 4 वस्तुएं हैं इनका विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य होता है सीपी कास्ट प्राइस के बराबर है। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एसपी ये सीपी इसके अपान में आ जाएगा, अपान सीपी इक्वल ये 5 और ये वाला 4 नीचे आ जाएगा बटे 4। तो साथियों हम देखते हैं सीपी होता है क्रय मूल्य और एसपी होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब है जिस पे हम वस्तु खरीदते हैं। हमने वस्तु 4 रुपए की खरीदी और 5 रुपए की बेची तो हमें कितना लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर हुआ, 4 पर हुआ, इंटू 100। प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना होता है। तो काटेंगे 4 से 25%, यही आपका जवाब हो जाएगा 25%।
4 रुपये की खरीदी थी, 5 रुपये की बेची, यानी एक फ़ायदा हुआ। कितने पर हुआ? 4 पर हुआ। प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। ओके, आपका सवाल। आपका 5वां सवाल, किसी संख्या को 221 से भाग देने पर शेषफल 64 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? क्या करते हैं ऐसे सवालों में? हमें सबसे पहले ये देखना होता है, यदि किसी संख्या को 221 से भाग दिया जाए तो शेषफल 64 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? हम इसमें देखते हैं कि जो जो भाग दिया है, पहला संख्या, दूसरा जो भाजक दिया है उससे पहले वाले भाजक को हम भाग करते हैं। अगर उसको पूर्णतया काटता है तो हम शेषफल को दूसरे भाजक से भाग कर लेते हैं, जो शेष बचता है वही हमारा जवाब हो जाता है। 13 से हम 221 को भाग करेंगे, यहाँ पे लिखा है 221, इसके नीचे लिखा 13, 13 एकम 13 और 9 22, 91 हो गया। 13 सत्ते 91, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस 64 को 13 से भाग दे देते हैं, जो शेषफल आएगा वही आपका जवाब हो जाएगा। चौंसठ अपान 13, 13 चक्कू 52, 13 पच्चे 65, तो 4 बार जाएगा। 13 चक्कू 52, शेष कितना बचेगा? 12। यही आपका शेष फल हो जाएगा।